में प्रदूषण पर सरकार कितने भी बड़े कदम उठा ले, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसकी जानकारी नहीं होगी तो सब कुछ बेकार है। जी हां, ऐसी स्थिति आज दिल्ली के सरिता विहार इलाके में देखने को मिली, जहां बिना पीएसयू सर्टिफिकेट के ही लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा था। जब जी न्यूज की टीम वहां पहुंची तो पुलिस अधिकारी से लेकर पेट्रोल पंप के मैनेजर तक सभी के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में फोर्स तक को बुलाना पड़ गया। यहाँ किसी को भी दिल्ली सरकार के फैसले के बारे में पता तक नहीं था। ये कोमल सिंह जी हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हैं। नियम जो लागू है उसके बता रहे हैं। अच्छा, ये ग्रैब 4 लागू है नहीं? आपसे यहाँ इन्होंने कोई सर्टिफिकेट मांगा है पेट्रोल पंप वालों ने? जब हमारी टीम ने पेट्रोल कर्मचारियों से बात की तो उनके बहाने तो लाजवाब थे। आपने इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा? हम तो अभी आए थे, जस्ट आज जैसे ही हम आए जब तक इनको पेट्रोल डगे चलती बनेगी। सर अभी मैं गांव गया था, गांव से आया। हालांकि जब हमारी टीम ने सच्चाई दिखानी शुरू की तो पुलिस हरकत में आई और कर्मचारियों को फटकार लगाई। तेल दिया आपने? हाँ दिया, इन्होंने तेल दिया। इसका पीयूसी खत्म है, आपने इसको तेल क्यों दिया? अजीब स्थिति थी, लग रहा था कि ये पेट्रोल पंप कल ही खुला है। वहीं जी न्यूज के एक्शन के बाद पंप मैनेजर ने आनन फानन में सभी को इसकी सूचना दी। जब जी न्यूज ने वहां पेट्रोल कर्मचारियों और पुलिस से सवाल किए तब इनकी नींद खुली। दिल्ली सरकार के फैसले के बावजूद लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है। इस दौरान नियमों के लागू होने के बावजूद कहीं लोग पेट्रोल पंप पर काम कर रहे कर्मचारी पर भड़क रहे हैं तो कहीं पुलिस वालों से भिड़ते नजर आ रहे हैं और गुस्से में लोग कैमरे पर चिल्लाते दिखे। पब्लिक जाए में मजाक बना के रखा हुआ है यार। गवर्नमेंट के पास एसेट नहीं है कि हर पेट्रोल पंप पे स्कैनर लगाए। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान कई जगहों पर आम जनता और पुलिस के बीच बहस हो गई। पेट्रोल नहीं मिलने की वजह से कई लोग गुस्से में रहे और सरकार के फैसले पर सवाल उठाने लगे। वहीं इस दौरान ग्राउंड जीरो पर दिल्ली सरकार के मंत्री भी नजर आए। क्या है ये? कई जगह पे अभी पीयूसी के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। अभी यही मैं खुद भी जा रहा हूँ, हमारी सारी टीमें अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी सड़कों पे है। मैं भी सुबह से बॉर्डरों पे भी जाके आया हूँ, उसके बाद बॉर्डर के पेट्रोल पंप से भी जाके आए हूँ। अब नई दिल्ली के हम भी चेक कर रहे हैं जी क्या इनके पास अपडेट्स हैं। प्रदूषण खत्म करने को लेकर सरकार ने कदम तो उठाए हैं, उससे कई जगहों पर पेट्रोल नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। दिल्ली बॉर्डर पर भी पुलिस की जबरदस्त चेकिंग नजर आई। डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस ने BS4 वाली कई गाड़ियों को रोका। वहीं जांच की चपेट में विधायक जी की गाड़ी भी आ गई और 10,000 का चालान विधायक जी की गाड़ी का कट गया और गाड़ी को वापस बॉर्डर से ही यूपी की तरफ लौटना पड़ा। मैं यहीं से 15 से सेक्टर 15 में। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी कि ग्रैब 4 लागू है? मैं दूसरी गाड़ी उठा के ले जाऊंगा, मेरे पास और गाड़ी खड़ी है। किस विधायक की गाड़ी है? अरे रवि शर्मा। तो ये देख लीजिए जो चालान है दरअसल वो किया जा रहा है। वहीं बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान BS6 से नीचे वाली गाड़ियों को रोका गया। कई गाड़ियों के चालान भी काटे गए, फिर उन्हें वापस यूपी की तरफ भेजा गया। बॉर्डर पर पुलिसकर्मी सख्त तरीके से चेकिंग अभियान चला रहे हैं। जो बाहर दिल्ली से अदर स्टेट की रजिस्टर्ड है BS6 से नीचे। हाँ जी, नीचे की वो सभी रुकेंगी। ये जो गाड़ी रोकी है, हाँ जी, ये BS3 है। ये देख लीजिए BS3 गाड़ी है ये। इसको जो है वापस भेजा जा रहा है यहीं से बॉर्डर से। और इसी तरह ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है। और चलिए अब हम आपको दिल्ली प्रदूषण खत्म करने का तरीका समझाते हैं। जिस तरीके से चीन के बीजिंग में प्रदूषण से लोगों को राहत मिली है, आज चाइना एम्बेसी के एम्बेसडर ने भी ये ट्वीट किया। चीन ने चाइना 6 मानक अपनाए जो यूरो 6 के बराबर है, यानी कि पुराने ज्यादा प्रदूषण करने वाले वाहनों को धीरे धीरे हटाया गया। कारों की संख्या पर रोक लगाई गई। लाइसेंस प्लेट लॉटरी सिस्टम और ऑड इवन नियम को लागू किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। मेट्रो और बस नेटवर्क का एक बड़ा विस्तार किया गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया गया, उनके इस्तेमाल की छूट दी गई। चीन में बीजिंग अकेला नहीं लड़ा, बल्कि इसमें पड़ोसी राज्यों का भी योगदान दिखा। यानी दिल्ली में भी NCR समेत यूपी और हरियाणा में भी सख्त नियम लागू होंगे, तभी इस पोल्यूशन से देश की राजधानी दिल्ली में छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा कोयले पर निर्भर फैक्ट्रियां बंद होंगी या फिर उन्हें शहर से बाहर शिफ्ट किया गया। चीन ने प्रदूषण के खिलाफ साल 2013 में युद्ध स्तर पर काम शुरू किया था, जहां अब AQI 67 पर है। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी उत्तर प्रदेश पुलिस छोड़ेगी नहीं। कहीं भी ये घुसपैठिए छुपे हों, कैसे भी रह रहे हों, चाहे कितने भी फर्जी दस्तावेज बना रखे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस चुन चुनकर उनको बाहर निकालेगी और घुसपैठियों के एक एक फर्जी डेटा को डिलीट किया जाएगा, क्योंकि पूरे राज्य में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
और लखनऊ से गिरफ्तार नरगिस से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। उसके पास 3 फर्जी आधार कार्ड मिले। हर कार्ड में अलग नाम और पता दर्ज है। नरगिस बार बार पहचान बदलने की कोशिश कर रही थी। पूछताछ में इस बांग्लादेशी महिला ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड के सिंडिकेट में कई लोग हैं जो दस्तावेज बनाने से लेकर पहचान छिपाने तक में इसकी मदद करते हैं। अब सभी ATS के रडार पर हैं। सीएम योगी का शक सही निकला, तभी तो पूरे राज्य में पुलिस घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च चला रही है। लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये तस्वीर कानपुर और वाराणसी की है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। कुछ लोग संदिग्ध पाए गए हैं, उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को किराए पर नहीं रखेगा। ऐसे किराए पर रखिएगा बिना पुलिस को सूचना दिए। तो यदि किसी प्रकार की घटना दुर्घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले SIR को लेकर यहां हलचल तेज है और इस बीच चुनाव आयोग ने वो लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब चर्चा ये हो रही है कि इस लिस्ट में किसके समर्थकों के नाम कटे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है, उसके मुताबिक 58,20,898 नाम मौजूदा सूची से हटाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 24,16,852 लोग मृत पाए गए हैं। 19,88,076 लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं। 12,20,038 लोग लापता मिले। 1,38,328 नाम डुप्लीकेट थे, यानी एक से ज्यादा जगहों पर उनके नाम दर्ज थे। SIR के बहाने केंद्र पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि SIR न पहली बार हो रहा है न आखिरी बार। वोट चोरी, SIR। सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहाँ हो न हो, आप वहाँ हो न हो, SIR इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये SIR चलता रहेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में TMC की सरकार है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से बीजेपी यहाँ पूरा जोर लगा रही है। यही कारण है कि SIR के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को लेकर विस्फोटक बयान दिया है। उनका कहना है कि अगर बंटवारे के वक्त मुसलमान पाकिस्तान चले जाते तो आज ये समस्या नहीं होती। ये उनका विवादित बयान है और उनके इस बयान ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्योंकि इस बार गिरिराज सिंह ने बयान ही ऐसा दिया है, उन्होंने मुसलमानों को ही देश की सबसे बड़ी समस्या बता दिया। हमारे पूर्वजों ने अगर आज बंटवारे के समय हिंदू मुसलमान पर हुआ था, अगर उस समय सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, आज भारत में ये झगड़ा ही नहीं होता। गिरिराज सिंह का मानना है कि अब अल्पसंख्यक की परिभाषा बदलने का वक्त आ गया है। उनके इस बयान के बाद मौलाना और मुस्लिम नेता भड़क गए हैं। उन्होंने गिरिराज सिंह को जवाब दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह विवादित शख्सियत हैं और वो हमेशा इस तरह के बयानात देते हैं। आज यही सब भेदभाव की बातें ये सब करके वो वहाँ के आजाद क्या अकेले कराया, ये सब बातें फालतू की। वैसे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि देश के कई शहरों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और फिर भी वो वहाँ खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। खैर, गिरिराज सिंह के इस बयान ने देश में नई बहस को जन्म दे दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने मुसलमानों को लेकर अब एक बड़ा बयान दे दिया है, एक बड़ी सलाह दे दी है। उन्होंने मुसलमानों को पहले तो सनातन धर्म प्रकृति के रिश्ते को समझाया और फिर एक सलाह दी। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर भोपाल के मुस्लिमों का क्या कहना है, एक बार ये भी सुन लीजिए। पहले हम सजदा करते हैं जमीन पर, इसके बाद में सूरज निकलता है। जो हमारे नबी ने बताया गया हमें, हम उस पर चलेंगे, उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो वहीं मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने भी दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर पलटवार किया। मुसलमान न कभी नदी नाले की पूजा कर सकता है और न जमीन की पूजा कर सकता है और न कभी नमस्कार की पूजा करेगा। बता दें कि संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मनरेगा की जगह लाए गए VBG राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस और वाम दलों का प्रदर्शन जारी है। आज भी संसद भवन के बाहर विपक्ष ने मनरेगा के समर्थन और नए बिल के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान कई बड़े नेता यहां मौजूद रहे। बिल पेश होने के चौथे दिन भी इंडिया गठबंधन का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही इस विरोध ने ही ये साफ कर दिया है कि मनरेगा को लेकर विपक्ष एकजुट है। इस प्रदर्शन के दौरान भी एक पोस्टर सांसदों के हाथ में दिखा, जिसमें लिखा था, पहले गांधी को मारा और अब उनके नाम को मार रहे हैं। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे
और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। मतलब साफ है कि जिस तरह विपक्ष नए बिल का विरोध कर रहा है, उससे यही लग रहा है कि ये विरोध अभी और बढ़ने वाला है। बीजेपी ने यूपी में पंकज चौधरी को पार्टी का बॉस बनाकर कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। पार्टी का ये कार्ड 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक लगवा सकता है और यही कारण है कि बीजेपी के इस कदम से अनुप्रिया पटेल से लेकर समाजवादी पार्टी में बेचैनी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने यूपी के उन 128 सीटों को टारगेट किया है जो कुर्मी वोट बैंक से सीधे तौर पर जुड़ी है, जिसका असर अब अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले पर पड़ सकता है। यूपी में कुर्मी समुदाय की आबादी 7 से 8% है। 48 से 50 विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। पंकज चौधरी को कमान देना बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने का एक तरीका है। कुर्मी समाज की पकड़ पूर्वांचल, बुंदेलखंड और रुहेलखंड है, जिसमें 24 से ज्यादा जिले आते हैं। 2025 में यूपी की आबादी करीब 25 करोड़ है। ऐसे में कुर्मी समाज की संख्या 1.75 से 2 करोड़ के बीच हो सकती है। यही वो कारण है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 128 पर कुर्मी वोटर असर डाल सकता है, जिसने अपना दल और सपा की बेचैनी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में खाद्य विभाग शुद्ध चने को लेकर खास अभियान चला रहा है और इसके तहत दुकानदार और गोदामों पर रेड की जा रही है। ऐसी ही एक कार्रवाई के दौरान खाद्य विभाग ने 30 लाख से ज्यादा का खतरनाक रंग से रंगा हुआ चना जब्त किया है। ये 4 तस्वीरें सीएम योगी के उस एक्शन की तस्दीक कर रही है, जिसके तहत लोगों तक जाने वाले जहरीले चने को रोका जा सके और यही कारण है यूपी के कई जिलों में खाद्य विभाग की ऐसी कार्रवाई देखने को मिल रही है। ये तस्वीर सामने आई है यूपी के अमेठी से, जहां रंग मिले चने को लेकर खाद्य विभाग ने खास अभियान चलाया। इस दौरान थोक और फुटकर दुकानदारों पर रेड की गई और चनों का सैंपल लेकर लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया। साथ ही 7 बोरी चना सीज भी किया गया है। ऐसा ही एक्शन देखने को मिला कानपुर में। यहाँ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैजनाथ ट्रेडर्स के यहाँ पर छापा मारा, जहाँ से करीब 33,48,000 रुपए की कीमत का 1,240 बोरी भुना चना जब्त किया गया, जो ओरामाइन डाई से रंगा पाया गया। खाद्य विभाग के इस एक्शन से साफ है कि यूपी में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा का वीडियो सामने आया है, जिसमें दारोगा जी पिस्टल का लॉक खोलने में बुरी तरह से फंस गए और वो पिस्टल का लॉक नहीं खोल पा रहे थे। इस दौरान वो हाथों में हथियार लिए कुछ देर तक जूझते दिखाई दिए। अब सोचिए, जो दारोगा पिस्टल नहीं खोल पा रहा है और उसके सामने अचानक बदमाश आ जाएंगे तो वो क्या करेगा। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मामला गाजियाबाद का है, जहां डीसीपी निरीक्षण पर आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने हथियार भी देखे और अपने बहादुर अधिकारियों का जौहर भी देखना चाहा, लेकिन इसी दौरान 2023 बैच के एक दरोगा से पिस्टल का लॉक ही नहीं खुला। दरोगा काफी देर तक उसको लेकर जूझते रहे। उनके साथियों ने भी पीछे से धीरे धीरे से बोलकर उनकी मदद भी करनी चाहिए, लेकिन दरोगा की अधिकारी के सामने भारी फजीहत हो गई। कुछ देर तक मशक्कत करने के बाद दरोगा ने पिस्तौल की मैगजीन से लॉक पर मारा, तब लॉक खुला। गाजियाबाद की पुलिस की पहचान एनकाउंटर करने वाली सख्त पुलिस के तौर पर है। आए दिन होने वाली मुठभेड़ों में पुलिस अंधेरे में भी अपराधियों के पैरों पर सटीक निशाना लगाकर उन्हें लंगड़ा बना रही है। अगर ऐसा ही हाल मुठभेड़ के दौरान हुआ तो सोचिए क्या करते दरोगा जी। उत्तर प्रदेश में व्हीलचेयर और स्ट्रेचर अब मरीजों के लिए नहीं बल्कि अपराधियों के लिए जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्राइम की कमर तोड़ने का बीड़ा उठा लिया है। हर दिन ऑपरेशन लंगड़ा अंजाम दिया जा रहा है। माफिया गैंगस्टर्स के बाद अब गौ तस्करों के खिलाफ यूपी पुलिस का महाअभियान चल रहा है। ये यूपी के 4 शहरों की तस्वीरें हैं, जहां योगी फोर्स ने गो तस्करों की अच्छे से मरम्मत की है। सीएम योगी का मैसेज एकदम क्लियर है, क्राइम करोगे तो लंगड़ा बनोगे। पुलिस और एसटीएफ को चकमा दे रहे 25,000 के इनामी बदमाश झिनक निषाद आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। गोरखपुर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। बरेली में योगी फोर्स ने 2 गो तस्करों को जीते जी नर्क के दर्शन करा दिए हैं। रिजवान और जुनैद को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गोली लगने से 20,000 का इनामी गोकश घायल हो गया है। सहारनपुर में भी यूपी पुलिस ने अपराधियों का पीतल ट्रीटमेंट किया और लंगड़ा कर दिया। खूबसूरती बढ़ाने के नाम पर जिन क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बदसूरत भी बना सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयों और नकली कॉस्मेटिक्स क्रीम बनाने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में सिर्फ नकली बेटनोवेट सी दवा ही नहीं बल्कि फेयर एंड लवली और वीट जैसी मशहूर ब्रांडों की क्रीम भी बनाई जा रही थी। नकली दवाओं की इस फैक्ट्री का हाल किसी कूड़ेदान से कम नहीं है।
इधर उधर बिखरे सामान और बड़े बड़े केमिकल से भरे नीले ड्रमों के बीच वो दवाइयां बन रही थी, जिन्हें देखकर आप और हम धोखे में खरीदकर इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ से पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल और आधी बनी दवाएं बरामद की है। 600 किलो स्टीयरिक एसिड, 7 किलो इमल्सिफाइंग वैक्स, 20 लीटर के 105 प्लास्टिक ड्रम, 600 खाली फेयर एंड लवली डिब्बे, 700 फेयर एंड लवली रैपर, 500 वीट रैपर बॉक्स, 154 वीट हेयर रिमूवल क्रीम ट्यूब, 800 तैयार फेयर एंड लवली क्रीम, 758 तैयार वीट क्रीम, 150 सादे कार्टन बॉक्स। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। अभी और लोगों के नाम सामने आए हैं इसमें और सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस का साफ संदेश है कि नकली दवाइयाँ और कॉस्मेटिक सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, लोगों की सेहत और जान पर सीधा खतरा है। ऐसे रैकेट्स को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए अब बात अमेरिका की करेंगे। अमेरिका में एक सेंट अब इतिहास बन गया है। अमेरिका का 1 सेंट यानी भारत का 1 पैसा अमेरिका में बुधवार को आखिरी सेंट की नीलामी की गई। नीलामी में 232 सेंट्स रखे हुए थे। आखिरी सेंट का सिक्का 150 करोड़ रुपए में बिका। दरअसल यहाँ हर सेंट के सिक्के को 24 कैरेट सोने से बनाया गया है। हम आपको बता दें कि अमेरिका में सेंट की शुरुआत 1793 में हुई थी और उस सदी में 1 सेंट में चॉकलेट और बिस्किट आ जाया करती थी। लिहाजा अब लोग करोड़ों देकर इसे पुरानी यादों के तौर पर अपनी तिजोरी में सहेज रहे हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका में सेंट को ही पेनी कहा जाता है। आम बोलचाल में पेनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन की करेंगे। यहाँ पिछले 2 दिनों से भारत विरोधी प्रदर्शन चल रहा है और उस पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने न सिर्फ बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया बल्कि वीजा सेवाओं को भी बंद करने जैसा सख्त फैसला लिया है। और इसके साथ ही मुल्ला मुनीर और मोहम्मद यूनुस को साफ साफ संदेश दे दिया है कि भारत के खिलाफ साजिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। देखिए कैसे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन 16 से 17 दिसंबर से ही भड़का है और पिछले 24 घंटे में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। क्या भारत के खिलाफ ऐसी धमकियां मोहम्मद यूनुस तक नहीं पहुंची होगी? तो फिर इन प्रदर्शनकारियों को भारतीय दूतावास तक पहुंचने से रोकने के अलावा इन पर क्या एक्शन हुआ? बांग्लादेश में ये प्रदर्शन यही नहीं रुका तो अंतिम रूप से इसके जवाबदेह मोहम्मद यूनुस ही होंगे, जो ये भूल रहे हैं कि जिसके नमक और खून से बांग्लादेश बना उसका कर्ज कैसे अदा किया जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए क्योंकि इस्लाम में नमक हरामी को कुफ्र कहा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के मजालता इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश जारी है और इस तलाश में स्थानीय लोग भी अब जुड़ गए हैं, जो सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। जंगल का कोई भी हिस्सा हो, आतंकी कहीं भी छिपे हो, आतंकियों का खात्मा होता ही रहेगा। ये एसओजी के जवान उस जगह की तलाशी ले रहे हैं जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मजालता इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ सुरक्षा बल आसपास के इलाकों पर भी नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उधमपुर से सटे सांबा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि यहाँ एक महिला के साथ 3 संदिग्ध देखे गए हैं। जम्मू के एसओजी जवान जो है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, वो यहाँ पर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं, पगडंडी खंगाल रहे हैं, इलाका जो है वो तलाश रहे हैं। उधर एहतियातन सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी खास रास्तों पर नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां ओरा सुबेरा सोसाइटी में किराया मांगने पर किराएदार पति पत्नी ने मकान मालकिन का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर शव को छिपाने के लिए उसके टुकड़े कर सूटकेस में भर दिए। और अब इनकी निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया गया। इसी लाल रंग के सूटकेस में हत्या करने के बाद शव को टुकड़ों में काट कर रखा गया था। आरोपी अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल लिया है। मकान मालकिन दीपशिखा 6 महीने का बकाया किराया मांगने पहुंची थी। दीपशिखा को देखकर किराएदार बौखला गए। उन्हें अंदर बुलाकर कुकर से हमला कर दिया, खूब मारा पीटा, फिर दुपट्टे से गला घोंट कर मार डाला। लाश को ठिकाने लगाने के लिए शव को चाकू से काटा, छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में पैक किया और बेड बॉक्स में छिपा दिया। संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। काफी देर तक महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। तलाश शुरू की, कुछ पता नहीं चला तो सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया और पूरा राज खुल गया। अब बात प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले की तैयारी की करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पूरी कोशिश है कि महाकुंभ की तरह ही माघ मेला दिव्य और भव्य हो। इसके लिए महीनों से तैयारियां जारी हैं। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है और इसके लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि जिस तरह से महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हुई, उसी तरह से माघ मेला में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सुरक्षा ऐसी होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा।
सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले माघ मेला में जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, उनको बहुत ही सुगमता के साथ में और सुरक्षित एनवायरनमेंट में वो अपना जो स्नान है कर सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माघ मेले को 4 जोन और 9 सर्किल में बांटा गया है। सिविल पुलिस के साथ साथ जल पुलिस, बाढ़ राहत दल, SDRF, NDRF, RAF और दूसरे विभागों की मदद ली जा रही है। सीएम योगी की पूरी तैयारियों पर नजर है। उनका साफ साफ निर्देश है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। इसको देखते हुए ही महीनों पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी, जो अब बेहतर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। वन विभाग की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की राहत नहीं दिखी है। बीती रात 2 साल की मासूम बच्ची को भेड़िया उसकी मां के पास से उठाकर ले गया और इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। रात के अंधेरे में फिर से वही चीखें और वही दहशत का माहौल। झाड़ियों में छिपा आदमखोर भेड़िया गांव में घुसता है और घर के आंगन में खेल रही 2 साल की बच्ची पर हमला कर देता है। जैसे भेड़िया बच्ची को दबोचकर भागने के लिए मुड़ा, परिजन शोर मचाकर बच्ची को पकड़कर खींचने लगे। परिजनों के खदेड़ने पर 300 मीटर दूर भेड़िया झाड़ी में बच्ची को छोड़कर भाग गया। कि चाची चिल्लाई, फिर दौड़े तो पीछे थोड़ा निकला था कि हम लोग हट गए तो उसने छोड़ दिया। भेड़िए के हमले में बच्ची बुरी तरह से घायल है। घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी न्यूज को बच्ची के पिता ने बताया कि आदमखोर भेड़िया लंगड़ा है। ये भेड़िया है और एक पैर से ज्यादा तेजी से नहीं दौड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, कब खत्म होगा बहराइच में भेड़िए का ये खूनी साया। हुड़दंग मचाओगे, कानून तोड़ेंगे और लोगों को परेशान करोगे तो फिर एक्शन तो होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के खंडवा में। यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनका सरे बाजार जुलूस निकाला और बताया कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता। पुलिस की गिरफ्त में अपनी करनी की सजा भुगत रही है वही हुड़दंगी है जिन्होंने खंडवा के बड़ा कब्रिस्तान इलाके में पथराव किया था। बताया जा रहा है 2 पक्षों में विवाद के बाद यहाँ हालात बिगड़ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें से कई की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें, पुलिस ने इन हुड़दंगियों का जुलूस उसी इलाके में निकाला जहां इन लोगों ने हंगामा किया था, जिससे आसपास के लोगों को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि कानून से बढ़कर कुछ नहीं होता और अगर कानून तोड़ोगे तो एक्शन कुछ इस तरह से लिया जाएगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां 1 रुपए के महाघोटाले का मामला सामने आया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे महाघोटाला क्यों कह रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि इस घोटाले की जांच के लिए 5 टीमों का गठन किया गया, जिसने 3 साल में पूरी रिपोर्ट अब सौंपी है। और जब रिपोर्ट सौंपी तो सामने आया 1 रुपए का घोटाला। औरैया के खांजापुर चिरकुआ के प्रधान पर 30 लाख रुपए के गबन का आरोप था। ग्राम पंचायत सदस्य कुलदीप शर्मा के आरोप पर इस शिकायत की 3 साल जांच चली। 5 अलग अलग टीमों ने इसकी जांच की, लेकिन उसके बाद भी घोटाला महज 1 रुपए का निकला। शिकायतकर्ता ने इस जांच पर सवाल उठाए हैं, अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और मामले को सीएम योगी तक ले जाने की बात कही है। जानबूझकर गलत जांच की और गलत जांच देकर उन लोगों को बरी कराया है। दिसंबर 2022 में लाखों के घोटाले की जांच की रिपोर्ट दिसंबर 2025 में आई। घोटाले की 1 रुपए की राशि सरकारी कोष में जमा कराकर प्रधान के अधिकारों को फिर से बहाल कर दिया गया, लेकिन सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। अब तक आपने मिलावट का खेल चोरी छिपे होते देखा होगा और सुना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में मिलावटखोरों को किसी का कोई डर नहीं और मसालों में मिलावट उसी जगह पर कर देते थे जहां पर मसालों की पिसाई होती थी। ये वही चक्की है जहां मसालों में रंग मिलाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने यहां अचानक छापा मारा, जिसके बाद मिलावट के खेल का खुलासा हुआ। सबसे बड़ी बात, मसालों में रंग मिलाने का काम रात को होता था, इसलिए टीम ने रात को ही छापेमारी की। टीम ने मौके से धनिया और मिर्ची के साथ नॉन एडिबल कलर्स के पैकेट जब्त किए हैं। मसालों में रंग उससे ज्यादा चटकीला और आकर्षक बनाने के लिए मिलाए जाते थे, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है। लंबे समय तक सेवन करने से कैंसर हो सकता है, लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है, पेट में जलन, उल्टी, दस्त की समस्या हो सकती है, पाचन तंत्र खराब होना तो आम है। लंबे समय तक ये खाने से दिल की बीमारी, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं और यहाँ तक कि मौत हो सकती है। काला जादू, डर और अंधविश्वास। यूरोप के ऑस्ट्रिया की एक ऐसी ही कहानी है जो रोंगटे खड़े कर देगी। एक महिला जो खुद को तांत्रिक बताती थी और काला जादू हटाने के नाम पर लोगों की जिंदगी और तिजोरी दोनों ही लूट लिया करती थी। इस महिला का नाम है मारियाना। उसका निशाना थी अमीर महिलाएं। वो कहती थी, आपके गहनों में बुरी आत्मा है, परिवार पर अनहोनी का साया है।
डर के साए में जी रहे लोग उसके जाल में फंस जाते थे। जादू टोने के नाम पर पीड़ितों से लाखों करोड़ों के सोने चांदी के गहने उतरवा लेती थी। लेकिन बहुत दिनों तक इस महिला का ये काला जादू का खेल चल नहीं सका। शिकायत मिलते ही ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। छापे में जो मिला वो किसी खजाने से कम नहीं था। गहने और कैश से भरा हुआ था बैग। अब तक 19 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। 93 करोड़ की ठगी करने वाली ये महिला यूरोप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। काला जादू के नाम पर करोड़ों की ठगी। अब ठग तांत्रिक महिला खुद कानून के घेरे में है। साउथ इंडियन एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसका वीडियो देखकर हर कोई हैरान है, दुखी भी है, परेशान भी है और गुस्से में भी है। वो प्रभास की फिल्म द राजा साहब के सॉन्ग लॉन्च इवेंट में शरीक हुई थी जो हैदराबाद में हुआ था। वहां से लौटते वक्त भीड़ ने उन्हें घेर लिया और किस तरीके की बदतमीजी की ये आप देखिए। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि निधि अग्रवाल इवेंट से स्माइल करते हुए बाहर आ रखी है। उन्होंने देखा वहाँ पुरुषों की भीड़ जमा है। वो मुस्कुराती हुई सबको हाई करती है और आगे बढ़ती है। तभी भीड़ बेकाबू हो गई। सबके हाथ में मोबाइल फोन होते हैं। फोटो क्लिक करने और करवाने के चक्कर में भीड़ एग्रेसिव हो गई। एक्ट्रेस इनके बनाए घेरे में फंस जाती है। ऐसे में कुछ लोग इनसे धक्का मुक्की भी करने लगते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस किस कदर परेशान है। कई लोग तो उन्हें कार तक अपने हाथ से पुश कर रखे हैं। जैसे तैसे एक्ट्रेस अपनी गाड़ी में बैठती हैं। 40 सेकंड का ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है बल्कि एक बड़ा सवाल है। क्या भीड़ में हम किसी की गरिमा और सुरक्षा करना भूल जाते हैं? कोलकाता के मानिकतला में ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम में ब्लास्ट से पूरे शहर में दहशत फैल गई। ब्लास्ट होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ दिखा। गोदाम की ये तबाही की वो खौफनाक वीडियो है जिन्हें देखकर पूरे कोलकाता का दिल दहल गया। आग ने ऐसे कोहराम मचाया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदाम में कल आग लगी थी। लपटें इतनी ऊंची और तेज थी कि दूर तक पूरा आसमान लाल हो गया। धीरे धीरे आग विकराल रूप लेती चली गई और उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। एक के बाद एक करीब 100 सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। विस्फोट इतनी तेजी से हुआ कि इस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर बिखरे पड़े हैं और कुछ आसपास के घर की छत या मकानों में भी जाकर गिरे हैं। ब्लास्ट इतना भयानक था कि सिलेंडर्स आसपास के घरों में जाकर गिरे और मकानों के शीशे टूट गए। पूरे उत्तर भारत में कोहरे और ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। सड़क पर विजिबिलिटी जो 50 मीटर से भी कम रह गई है। गिरते तापमान ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है और इससे लोगों के रोजमर्रा के कामों पर भी असर देखने को मिल रहा है। वहीं कश्मीर में भी टेम्परेचर माइनस में दर्ज किया गया है। उत्तर भारत में मौसम ने सर्दी और कोहरे की ताकत दिखा दी। कई राज्यों में सुबह 11 बजे तक हालात ऐसे थे कि सूरज दिखाई ही नहीं दिया और आसमान में कोहरा छाया रहा। तो वहीं गिरते तापमान ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चली। इस घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल, हवाई यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग की माने तो अगले 5 दिन तक कोहरा ऐसे ही छाया रहेगा। अगर उत्तर भारत में गिरते तापमान पर नजर डालें तो माउंट आबू का न्यूनतम तापमान -1, कश्मीर में -1.6 डिग्री, तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, लखनऊ का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया। उधर मौसम विभाग ने 18 से 22 दिसंबर तक यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा और झारखंड में कोहरे का असर रहेगा। घने कोहरे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। पंजाब और यूपी में भी विजिबिलिटी कम होने के कारण कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। जालंधर में 5 वाहन एक के बाद एक टकराते चले गए तो आजमगढ़ में कोहरे ने 3 लोगों की जान ले ली। ये तस्वीर कोहरे का कोहराम दिखा रही है। पहली तस्वीर पंजाब के जालंधर की है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से 5 गाड़ियां आपस में टकराई तो यूपी के आजमगढ़ में वैन और ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है ये हादसा जालंधर पठानकोट हाईवे पर हुआ। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर थी। राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं यूपी में कोहरे ने 3 लोगों की जान ले ली। यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक वैन ट्रक में भिड़ गई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है सभी मेरठ के रहने वाले हैं, वाराणसी जा रहे थे।